ऑल आइज ऑन फॉर्चून को आने वाली इलेक्शन रिजल्ट्स। अगर ज्यादातर एग्जिट पोल्स की माने तो आवर पीएम इज रिटर्निंग फॉर अ थर्ड टर्म। हमने पीएम मोदी की इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की रीसेंट स्पीच को एनालाइज किया। वहां उन्होंने कुछ सेक्टर्स को लिस्ट किया जो अगले 5 सालों में गवर्नमेंट के फोकस एरिया में होंगे। तो आज के वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कि उन सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट पुश दे सकती है और उसमें भी उन सेक्टर्स में वो स्टॉक्स जो वेल्थ क्रिएशन के लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। लेकिन फुल डिस्क्लेमर, हमने सिर्फ उन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है अज्यूमिंग कि अगर गवर्नमेंट उन सेक्टर्स में फोकस करेगी तो वो कंपनीज इस ग्रोथ को ड्राइव करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चेक आउट द रीडिंग रिसोर्सेज जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं। इससे आपको और इंसाइट मिलेगी। बाय द वे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आई नो बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए है, टाइम कम है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सेक्टर इन फोकस है रिन्यूएबल्स और इवन विद इन रिन्यूएबल्स गवर्नमेंट का फोकस है सोलर पावर, हाइड्रोजन मिशन, ईवी मैन्युफैक्चरिंग पे। गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट क्या है? 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बाय 2030। करंट लेवल ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी है 181 गीगावाट्स। इंटरिम बजट 2024 में रूफटॉप सोलर स्कीम को कैबिनेट की तरफ से 75,000 करोड़ की सब्सिडी भी मिली, जिसका फायदा 1 करोड़ घर उठा सकते हैं। कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पे स्पॉटलाइट हो सकती है? पहला स्टॉक है एसजेवीएन। एसजेवीएन ने फाइनेंशियल ईयर 30 तक 25 गीगावाट का प्रोडक्शन टारगेट सेट किया है। दैट इज 11x their करंट कैपेसिटी। और ये एडिशन ज्यादातर रिन्यूएबल पावर सोर्सेज से आएंगी। अपने एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने 10,000 करोड़ के कंस्ट्रक्शन फाइनेंस फैसिलिटी भी बैंक से अवेल की है। दूसरा स्टॉक केपीआई एनर्जी। ये एक इंडिपेंडेंट और कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर यानी कि सीपीपी है। सीपीपी एक कंज्यूमर को कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से लोकलाइज पावर सोर्स प्रोवाइड करती है। ये अपने क्लाइंट्स के लिए सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को डिवेलप, ऑपरेट और मेंटेन करते हैं। फ्यूचर प्लान्स भी काफी अग्रेसिव हैं। तीसरा स्टॉक टाटा पावर। 2030 तक टाटा पावर की 70% कैपेसिटी रिन्यूएबल्स की होगी और 2045 तक का प्लान है 100% कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से सपोर्ट होगी। कैपेसिटी एडिशन की स्पीड से पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में रिन्यूएबल्स बिजनेस से रेवेन्यूज थर्मल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा तेजी से ग्रो किए जाएंगे। चौथा स्टॉक ग्रेविटा। इस कंपनी के मेन थीम्स लेड रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी है। इनफैक्ट लेड रिसाइकलिंग कंपनी का फ्लैगशिप वर्टिकल है, जिससे वो 87% रेवेन्यू कमाते हैं। लेकिन फिर आप वही सवाल करेंगे कि ग्रेविटा के रिसाइकलिंग वर्टिकल का ईवी से क्या लेना देना? ईवी प्रोडक्शन में लिथियम, कोबाल्ट और ग्रेफाइट के अलावा लेड जैसे मेटल्स भी यूज होते हैं। ईवी गाड़ियों में 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरीज यूज होती हैं, जो स्टैंड बाय पावर, सेफ्टी ऑक्सिलरी सिस्टम्स, लिथियम आयन मैनेजमेंट और ऑटोनॉमस कम्युनिकेशन सिस्टम्स का ध्यान रखती हैं। जब मेटल की ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी तो उसके रिसाइकल प्रोड्यूस की डिमांड भी बढ़ेगी, जिससे ग्रेविटा को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। ग्रेविटा की क्लाइंट लिस्ट ऑलरेडी बहुत से बैटरी रिलेटेड प्लेयर से भरी पड़ी है। इन 2 रीजंस के अलावा ग्रेविटा के पास एक बड़ा प्लान है टू एस्टैब्लिश देयर फुट होल्ड इन द लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग स्पेस। फाइनल स्टॉक हिंडाल्को। अगर हम ईवीज की बात करें तो एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ती जा रही है एज इट इज मच लाइटर दैन स्टील, जिससे गाड़ी की ड्राइविंग रेंज बढ़ जाती है। बॉडी वेट में 10% रिडक्शन लाने से गाड़ी की ड्राइविंग रेंज 6% इंक्रीज हो जाती है। गेस करो कौन सी कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट एल्यूमिनियम रिसाइकलर है? हिंडाल्को की सब्सिडरी नोवेलिस। ऊपर से इस समय कॉपर एक सुपर बुलिश ट्रेंड में है और प्राइसेस के 15 मंथ हाई ड्यू टू सप्लाई फियर्स फ्रॉम चाइनीज स्मेल्टर्स। ये जानना जरूरी है कि चाइना कॉपर की ग्लोबल सप्लाई का 50% से ज्यादा कंट्रोल करती है और अगर वहां मैन्युफैक्चरिंग डिसरप्शंस हो गए तो इंडिया के लिए वो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी बन जाती है। हिंडाल्को और नोवेलिस में ऑर्गेनिक कैपेसिटी एक्सपेंशंस के प्लान्स जारी हैं और मेटल स्टॉक्स की रैली के बीच हिंडाल्को में फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ये है कुछ और स्टॉक्स जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और ग्रोथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगला सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। इस सेक्टर में ग्रोथ को इनेबल करने के लिए पीएम गति शक्ति स्कीम लॉन्च हुई थी। ये मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए एक नेशनल मास्टर प्लान है। इससे सभी मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट्स इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगी। हाईवेज, पोर्ट्स, एविएशन, रेलवेज
सभी सेगमेंट्स में ट्रैक्शन विजिबल था। इन द लास्ट 10 years हर दिन 28 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्शन किए गए। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 3.7 लाख किलोमीटर के रूरल रोड्स भी कंस्ट्रक्ट हुए। पोर्ट्स की कैपेसिटी और ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स दोनों डबल हुए। यही ट्रेंड आगे भी कंटिन्यूड रह सकता है। कौन से वो स्टॉक्स हैं जो इस वेव को राइड कर सकते हैं? पहला स्टॉक जे कुमार इंफ्रा। ये मुंबई बेस्ड डेवलपर हैं जो इस वक्त देश भर में 35 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। इसका आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक 21,000 करोड़ रुपीस है। ऑर्डर बुक टू फाइनेंशियल ईयर 24 रेवेन्यू रेशियो है 4.31 टाइम्स। मुंबई मेट्रो के सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स जे कुमार इंफ्रा हैंडल कर रही है और ये रेवेन्यू और ऑर्डर बुक में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड और चेन्नई एलिवेटेड कॉरिडोर जैसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स को भी बैक किया। दूसरा स्टॉक है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। इसकी सबसे बड़ी क्लाइंट है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, forming 78% of its order book worth 21,126 crores. Order book to financial year 24 revenue ratio है 2.35 times. GR Infra Projects ने recently अपने subsidiaries में stake divest भी किया। उन्होंने अपने 7 HAM या हाइब्रिड एनुटी मॉडल प्रोजेक्ट्स भारत हाईवेज इनविट में ट्रांसफर किए हैं। HAM बेसिकली एक सिस्टम है जहां गवर्नमेंट्स और प्राइवेट कंपनीज कॉस्ट शेयर करते हैं। इस डाइवेस्टमेंट से GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के डेट लेवल्स नीचे आए हैं। कंपनी की वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल उन्हें कॉस्ट एफिशिएंसीज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो वैल्यू चेन के हर पार्ट को कंट्रोल करते हैं ताकि ऑपरेशंस ज्यादा एफिशिएंट हो। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग, इनके पास भी 12,434 करोड़ रुपीस की एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक टू फाइनेंशियल ईयर 24 रेवेन्यू रेशियो है 2.31 टाइम्स। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में भी कंपनी का एक्सपोजर है, फॉर्मिंग 10% ऑफ द ऑर्डर बुक। कुछ दिन पहले ही कंपनी को महाराष्ट्र रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से 4,142 करोड़ के ऑर्डर्स भी मिले, जिससे ऑर्डर बुक 33% से इंक्रीज हो गई। स्क्रीन पे कुछ और स्टॉक्स हैं जो स्पॉटलाइट में हो सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्टर विच इज डिफेंस। गवर्नमेंट का एम है डिफेंस इंपोर्ट्स की वजह से ट्रेड डेफिसिट को घटाना और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग से बाकी कंट्रीज के इक्विपमेंट पे डिपेंडेंस कम करना। फाइनेंशियल ईयर 24 में डिफेंस एक्सपोर्ट्स ने 21,083 करोड़ के माइलस्टोन को टच किया, अप 33% ईयर ऑन ईयर। इंटरिम बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने डिफेंस को हाईएस्ट एवर 6.21 लाख करोड़ का एलोकेशन दिया था। फोकस अब रहेगा सेल्फ रिलायंस एंड एक्सपोर्ट बूस्ट पे। ग्लोबली इंडिया डिफेंस के टॉप 4 स्पेंडर्स में से है, लेकिन बाकी टॉप स्पेंडर्स के कंपैरिजन में इंडिया का बजट केवल एक फ्रैक्शन है। ये दिखाता है कि ग्रोथ के लिए आगे कितनी हेडरूम अवेलेबल है। रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जैसे इवॉल्विंग इवेंट्स की वजह से दुनिया भर में नेशंस अपने सेल्फ सिक्योरिटी पे फोकस्ड हैं। दो इट इज वियर्ड टू से, बट ये इस सेक्टर के लिए एक अच्छा साइन है। स्टॉक्स की बात भी कर लेते हैं। पहला स्टॉक आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी। PLI स्कीम की बेनिफिशियरी होने के साथ साथ आइडिया फॉर्ज ने यूएस मार्केट में भी एंटर किया। एक पायलट प्रोग्राम के लिए आइडिया फॉर्ज ने यूएस लॉ एनफोर्समेंट कस्टमर्स के साथ अपने UAVs को रियल वर्ल्ड मिशंस के लिए टेस्ट भी किया। एंकर कस्टमर्स के साथ ड्रोन एज अ सर्विस और DAAS और DAS मॉडल की बीटा टेस्टिंग भी जारी है। दूसरा स्टॉक HFCL, ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल फाइबर केबल सप्लायर है जो प्राइमरीली टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को केटर करती है, बट ऑफ लेट कंपनी ने एंड टू एंड डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स भी बनाना चालू किए हैं। एज अ फाइनेंशियल ईयर 24 डिफेंस टोटल रेवेन्यूज में सिर्फ 6% कंट्रीब्यूट करती है, बट आगे जाते हुए मैनेजमेंट इस सेगमेंट को बड़ी तरह से स्केल अप करना चाहती है। कई सारे प्रोडक्ट्स करंटली R&D स्टेज में हैं और काफी सारों के ट्रायल्स जारी हैं, जो जैसे जैसे अप्रूवल्स फ्लो इन होते दिखेंगे वैसे वैसे ट्रैक्शन और बढ़ता दिखेगा। तीसरा HAL, ये इंडिया की ओनली कंपनी है जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और उसके मेंटेनेंस से जुड़े हुए सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एज ऑफ 31st of March 2024 कंपनी की ऑर्डर बुक 94,000 करोड़ पे है। वो इस फाइनेंशियल ईयर में काफी सारे मेजर ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रही है। ब्रोकिंग हाउस जेफरीज का मानना है कि अगले 4 से 6 सालों में स्टॉक डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है, और ये बिकॉज ऑफ हायर मार्जिन सर्विस इनकम और एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज की वजह से हो सकता है। स्क्रीन पे है कुछ और डिफेंस स्टॉक्स जो फोकस में हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर रेलवेज। हर दिन 24 मिलियन पैसेंजर्स अपने कम्यूट के लिए रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं।
इतनी बड़ी नेशनल एसेट में मल्टीपल लेगेसी प्रॉब्लम्स क्रॉप अप होने लगे थे, जिसे गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया और सॉल्व करने में लगी है। नए रेल लाइंस डेवलप करना, एग्जिस्टिंग लाइंस को डबल करना, गेज कन्वर्जन, इलेक्ट्रिफिकेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, पैसेंजर अम्यूनिटीज, पैसेंजर सेफ्टी, हाई स्पीड ट्रेन्स, इन सभी एरियाज में इन्वेस्टमेंट किए गए। तभी तो फाइनेंशियल ईयर 24 के पहले 9 महीनों में ही रेलवेज ने कैपेक्स यूटिलाइजेशन का रिकॉर्ड सेट कर दिया। ये है इस सेक्टर के स्टॉक्स जो फोकस में है। पहला, IRFC। कभी कोई ऐसी बैंक या NBFC के बारे में सुना है जिसके पास 4.64 करोड़ की आउटस्टैंडिंग लोन बुक हो बट NPA 0? ऐसे पॉसिबल है क्योंकि IRFC की सबसे बड़ी बोरोअर इंडियन रेलवेज खुद है। इट फॉर्म्स 98.94% ऑफ द टोटल एक्सपोजर एंड दैट इज वेल लीस्ट लाइकली टू डिफॉल्ट। इन अ वे ये जितने लोन सैंक्शन करे उतना ही ज्यादा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी। तो इस केस में सबसे रेलेवेंट मेट्रिक है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, बोरोइंग रेट एंड लेंडिंग रेट में डिफरेंस। दूसरा स्टॉक, टीटागढ़ वैगन्स। रेल वैगन्स बनाने वाली इस कंपनी ने Q4 में अपने हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन फिगर्स को अचीव किया, 2700 वैगन्स। TWL ने रामकृष्ण फोर्जिंग्स के साथ फोर्ज्ड व्हील्स के लिए जॉइंट वेंचर भी सेटअप किया एंड इमर्ज्ड एज द लोएस्ट बिडर टू सप्लाई 80K व्हील्स एनुअली ओवर अ 20-year timeline. The contract value was 12,226 crores. कंपनी मेट्रो और वंदे भारत रेक्स के लिए भी एडिशनल कैपेसिटी सेटअप कर रही है। स्क्रीन पे है कुछ स्टॉक्स जो इस सेक्टर के स्पॉटलाइट में हो सकते हैं। अब टाइम फॉर द बोनस सेक्शन, रूरल इकोनॉमी। राउटर्स की माने तो थर्ड टर्म माइट फीचर बिग बैंग रिफॉर्म्स ऑन द रूरल साइड। इट सेज दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू लिफ्ट रूरल पर कैपिटा इनकम बाय 50% टिल 2030। ये होगा थ्रू इंक्रीज कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स इन एग्रीकल्चर to 25% from the 15% currently. PM किसान सम्मान योजना के तहत लगभग 12 करोड़ फार्मर्स ने 60,000 करोड़ के बेनिफिट्स को अवेल किया। Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 रिजल्ट सीजन में FMCG कंपनीज के रिजल्ट्स में एक ट्रेंड साफ दिखा। 11 क्वार्टर्स की मीडियोकर परफॉर्मेंस के बाद रूरल सेल्स अर्बन को आउटपेस करती दिखी। जाहिर है इन सब का बेनिफिट रूरल इंडिया और रूरल इकोनॉमी से जुड़ी स्टॉक्स पे भी होगा। पहला स्टॉक, डाबर इंडिया। 3 साल में पहली बार Q4 में डाबर इंडिया के रूरल सेल्स ग्रोथ ने अर्बन को सरपास किया बाय 400 BPS। मैनेजमेंट का कहना है कि ये इंडिकेटर है चीजें आगे कैसी रहने वाली हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में डाबर ने अपने रूरल कवरेज को 22,000 विलेजेस से एक्सपैंड किया, टेकिंग इट्स टोटल रीच टू 1,22,000 विलेजेस। इसी के साथ कंपनी रूरल सेंट्रिक अफोर्डेबल प्रोडक्ट पैकेजिंग भी लेकर आई। दूसरा स्टॉक, हीरो मोटोकॉर्प। बात हो रूरल इंडिया की तो दुनिया की सबसे बड़ी 2-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प का जिक्र तो होगा ही। रूरल एरियाज कंट्रीब्यूट टू अराउंड 55% of the total two-wheeler sales in India. The whole portfolio premiumization trend is playing out in the stock. Plus नए strategic launches पर भी मार्केट की नजर है। तीसरा स्टॉक, ITC। सिगरेट किंग ITC के लिए भी रूरल डिमांड रिकवरी एक ही मॉनिटरेबल है। इन द लास्ट 2 years ITC ने अपने रूरल स्टॉकिस्ट के नेटवर्क को स्केल अप किया है टू 1.3x थ्रू कोलैबोरेशंस विद रूरल फोकस्ड eB2B players. The management has even remarked that it is ITC's rural focus that has helped keep sales on track. ये है कुछ और स्टॉक्स जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और ग्रोथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये थे सारे टॉप सेक्टर्स और स्टॉक्स जिन्हें गवर्नमेंट की री इलेक्शन में सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। ध्यान रहे ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, हमने सिर्फ उन्हीं कंपनीज को ऐड किया है जिनमें इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगेन कोई गारंटी नहीं है। इस वीडियो में मेंशन स्टॉक्स बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से एडवाइजरी नहीं है। आपके मुताबिक कौन सा सेक्टर गवर्नमेंट के रिटर्न से बेनिफिट करेगा, हमें कमेंट्स में बताइए। डोंट मिस द रीडिंग रिसोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली बार। टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.